दोस्तों पिछले 3 से 4 घंटे के भीतर इस युद्ध का पूरा पासा पलट चुका है। अब तक आप देख रहे थे ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था और इजराइल भी बीच बीच में इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। नंबर एक, ईरान के सामने इजराइल ने सरेंडर कर दिया। जी हां, नेतन्याहू ने कहा हमें नुकसान नहीं हुआ, बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी बीच जो एक बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया उसने पूरी दुनिया को दहला दिया। तो इस सब के बीच अमेरिका की एक गलती उस पर भारी पड़ चुकी है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान तक पहुंचाया था। जैसे ही ये खबर निकल कर आई वैसे ही खबर है कि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या इजराइल इस पूरे सिनेरियो से, इस पूरे सीन से जहां ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था, इससे बाहर हो चुका है और अब सारे हमले अमेरिका के मिलिट्री बेस पर और अमेरिका पर होने जा रहे हैं। क्योंकि जो पहली खबर निकल कर आई है इस पूरे मसले से निकलकर, वो वाकई दहला देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिएगा गौर से। ये वीडियो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी अभी पिछली वीडियो में, लेकिन यही एक बहुत बड़ी चूक है अमेरिका की, जिसने ईरान की तरफ से अमेरिका को टारगेट बनाने पर मजबूर कर दिया। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर किसका है? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का। इसे समंदर में तैरता हुआ मौत का सामान कहा जाता है। ये अभी तक यही कहा जाता था, अब कहा ना जाए ना कहा जाए पता नहीं। जल समाधि ले ले, बड़ी बात नहीं। इसे यूएसएस फोर्ड कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इतनी ताकत रखता है कि लमसम अगर ऐसे 3 से 4 और आ जाए तो समझ लीजिएगा कि कई देश ऐसे हैं जिनको एक झटके में खत्म कर दे। समुद्री इलाके से अगर चारों तरफ से घेर लिया। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइलें सेट हैं। इसके सतह पर आप खुद देखिए कितनी इसके ऊपर लगी हुई थी। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट खड़े हुए हैं। सारे फाइटर जेट में सबसे खतरनाक मिसाइल है। अब आप समझिए ईरान तक पहुंचता है। ये खबर मैंने दिखाई थी एक बार और दोबारा मैं पहले आपको खबर दिखाता हूं, उसके फौरन बाद आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका पर ईरान ने हमला क्यों किया और कैसे किया। द यूएस हैज अनाउंस्ड, अमेरिका ने अनाउंस किया, यूएसएस फोर्स पहुंचा दिया यूरोप और यूरोप के रास्ते वो ईरान इजराइल के पास पहुंच गया। ईरान जानता है कि अमेरिका ये थोड़ी ना करेगा कि इजराइल पर अटैक के लिए भेजाओ। उसने डराने के लिए, उसने धमकाने के लिए, और मौका मिलेगा तो वो ईरान पर हमला करने से बाज नहीं आएगा। उन्होंने कहा तुम क्या करोगे हम तुम्हें करके बताते, क्योंकि तुमने अपनी हदें पार की हैं। मैं बार बार समझा रहा हूं, हमारा दुश्मन सिर्फ इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने पहला हमला हम पे किया, लेकिन अमेरिका माना नहीं। उसने अपने साथ ब्रिटेन को भी ले लिया कि आओ हम सब मिलकर चलते हैं। तो ब्रिटेन का भी एक पहुंच गया, लिखा हुआ पढ़िए, 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर और 1 ब्रिटिश कैरियर पहुंच गया इजराइल और ईरान के पास, बिल्कुल समंदर में। इसके बाद यह दावा किया जाने लगा कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है कि कर दो ईरान पर हमला। लेकिन तभी खबर आई थी कि खुर्रम शहर, इसके साथ साथ सेजिल और कई बड़ी मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई हैं। इसको लेकर डर गए ट्रंप। उनको पता लग गया कि उनका यह बड़ा चलता फिरता समंदर में मौत का सामान जल समाधि ले सकता है। यह लिखा हुआ पढ़िए। वो समझ गए, यूएस जानता है कि ईरान कभी भी उनके इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करके इसे बर्बाद कर सकता है, इसलिए वो वापस लौट गया। लेकिन नहीं, यहां पर नहीं माना ईरान। ईरान ने क्या कर दिया, खबर पढ़िए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला लाइव। ये टीवी 9 की खबर है, बड़ी खबर है इस वक्त की। खबर यह है कि अमेरिकी ठिकाने जो अलग अलग देशों में बने हुए हैं उन पर खास तौर पर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी हैं। वो मिसाइलें जो अभी अभी हाल ही में इजराइल में इस्तेमाल हुई हैं, फतेह 1, फतेह 2, खुर्रम शहर 4, ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, जिनका तोड़ नहीं है कोई। ना वो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से रुकती हैं, ना ही वो आयरन डोम से रुकती हैं। माना यह जा रहा है कि इजराइल के जरिए वो अमेरिकी उपकरण कितने ताकतवर हैं, इसका टेस्ट ईरान कर रहा था। ईरान चाहता तो शुरुआत में ही वो सारे हमले कर सकता था इजराइल पर, लेकिन नहीं। युद्ध के तीसरे दिन उसने पहले फतेह 1, उसके बाद सेजिल मिसाइल, उसके बाद खुर्रम शहर जैसी मिसाइल दागनी शुरू की। तब जाकर पता लगा कि आयरन डोम और थर्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से जो इजराइल को दिए गए हैं, वो सारे के सारे लोहे के कबाड़ की तरह देखते रहते हैं इन मिसाइल को। हिम्मत नहीं हो पाती, इसे ट्रेस नहीं कर पाते। रडार जाता भी है तो ट्रेस करके उसे बर्बाद नहीं कर पाता। यहीं से ईरान समझ गया कि अभी वक्त है, अब यहां पर हमला किया जाएगा। तब तक अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा ही था, मौका मिल गया ईरान को, उन्होंने दाग दी मिसाइल। ऐसा दावा किया जा रहा है कि टीवी 9 की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ है। अब आइए कुछ और खबरें आपको दिखाता हूं, पहले ये खबरें देखते चलिए।
ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको धुएं का गुबार नजर आएगा, दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आएंगी। ये तस्वीर, ये खबर शायद आपको गजा की याद दिला दे। गजा की याद इसलिए दिलाएगी क्योंकि जहां पर यह हमला हुआ है वो कोई सरकारी प्रतिष्ठान नहीं था, वहां कोई मोसाद का अधिकारी नहीं बैठता था, वहां पर नेतन्याहू का कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं बैठता था, कोई सरकारी विभाग नहीं था। दरअसल वो एक अस्पताल था। हो सकता है कल आप जाकर ये कह दें कि ईरान ने तो ये गलत किया। मैं भी ये मानता हूं कि ईरान को अस्पताल पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये भी जरा मुझे बता दीजिए, गजा में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने अस्पतालों को बर्बाद कर दिया ऐसे वक्त में जब वहां मरीज मौजूद थे, और ऐसे वक्त में जब यूएन की देखरेख में गजा वासियों का वहां इलाज चल रहा था, तब भी इजराइल हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा था। याद है नहीं याद है? कितने सारे थे, कितने सारे अस्पतालों को बर्बाद किया, और बार बार कहा है कि वहां तो हमास के आतंकी रुके हैं। कहता था ना, आतंकी रुके हैं, आतंकी रुके हैं। हम तो लड़ाका संगठन कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते थे? हमास के आतंकी रुके हैं इसीलिए। और किसको निशाना बनाया? मरीजों को, जो चल फिर नहीं पा रहे थे। इन्हीं के हमले में घायल होकर वहां अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उस पर हमला कर दिया। याद है? अब इस वीडियो को जरा देख लीजिए। ये गुबार आप देख रहे हैं, कई इमारतों के बीच में से अचानक से इसमें गुबार उठता है। अब सोचिए, ये टारगेट हुआ नहीं है, किया गया है। कैसे कैसे हालात है, जरा आप देखते चलिए एक एक करके। देखिए ये अंदर के हालात हैं। जैसे ही वहां पर विस्फोट हुआ, उसके बाद की वीडियो देखिए आप। मैंने आपसे कहा था ना, आपको गजा की याद आएगी। अस्पताल, मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज सब बर्बाद किए, सब बर्बाद किए ना। और ये हमला तो मैं खुद ही कह रहा हूं ना, ये पहला हमला इजराइल ने ईरान पर किया है। ईरान अगर पहला हमला इजराइल पर करता तो मैं खुद भी कहता कि हां, कि चलिए ईरान ने अपनी तरफ से किया, इजराइल ने पहला हमला किया है। इस लिहाज से जो आप टॉपिक, जो एक मानक तय कर रहे थे गजा के लिए कि हमास ने पहला हमला इजराइल पे किया, इसलिए इजराइल को हक है कि वो गजा पर हमला करे, तो ऐसा पूरा हक है, होना चाहिए ना। फिर आप ही बताइए, आप उधर बात करते हैं गजा, अगर हमास हमला कर दे इजराइल पर और इजराइल हमला करे इन पर, तो कहते हैं हमास आतंकवादी संगठन और इजराइल उसका बदला ले रहा है। और अगर ईरान पर हमला इजराइल कर दे और ईरान हमला करे, तो ईरान फिर भी आप कह देंगे कैसे हमला कर रहा है, युद्ध अपराध कर रहा है। कैसी बातें करते हैं? स्पष्ट है, सामने देखते जाइए, तस्वीरें कई सारी है। अभी आपको कबूलनामा दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये बाहर से ली गई वीडियो है, बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। पहले वीडियो देखिए। तो इजराइल में सोरो का अस्पताल है, यहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, उसके बाद धुएं का गुबार उठा। अभी आकलन किया जा रहा है कितने लोगों की मौत हुई, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। लेकिन ये जैसे ही खबर पहुंची, वैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए। उन्होंने बताया नुकसान नहीं हुआ हमारा, बहुत बड़ा भयंकर नुकसान हुआ, दर्द मिल रहा है। सुनिए उनको पहले। אזרחי ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלביא. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון, ואני חייב להגיד לכם שאני מדבר עם מנהיגי העולם. יש התפעלות אדירה מהנחישות שלנו, מההישגים של כוחותינו, ויש גם התפעלות אדירה מכם, אזרחי ישראל. מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם. ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות. אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה להגיש סיוע לכל מי שנפגע. בד בבד נמשכת הלחימה העצימה ברצועת עזה. אנחנו מחויבים להמשיך ולהשיג את שתי המשימות, הכרעת החמאס והחזרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. אנחנו לא מרפים מזה. לצערי, גם בימים האחרונים נפלו לנו לוחמים גיבורים. אני משתתף בצער המשפחות. אנחנו שולחים תנחומים בשם הממשלה והעם כולו, מחבקים אותם. אנחנו נמשיך עד שנביא את כולם ועד שהחמאס יוכרע סופית. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. אנחנו משוחחים ברציפות, כולל ששוחחנו אמש, שיחה מאוד חמה, ואני מבקש להודות לנשיא טראמפ על הגיבוי. אזרחי ישראל, יחד נילחם, בעזרת השם,
יחד ננצח. तो देखिए हमें बहुत नुकसान हो रहा है, दर्दनाक नुकसान हुआ है। पहली बार ईरानी हमले के बाद नुकसान पर बोले हैं नेतन्याहू। इस जंग से दोनों देशों का नुकसान हुआ क्योंकि जंग सिर्फ बर्बादी लाता। अब याद आ रहा है नेतन्याहू को, छठे दिन याद आया कि बर्बादी होती है इस युद्ध से। आप सीरिया में क्या कर रहे थे? अभी मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं, चलिए गजा को भी छोड़ दीजिए। लेबनान में क्या कर रहे थे अभी आपने सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ अभी बशर अल असद वाला, उसके बाद जब HTS के मुखिया वहां पर आ रहे थे जुलानी, तब आप क्या कर रहे थे? सीरिया तक अंदर घुसकर क्या कर रहे थे आप? तब आपको याद नहीं आ रहा था। आपको सारी याद तब आती है जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं। आप गजा के साथ सीज फायर तब करने की बात करते हैं जब आप देखते हैं कि हालत खराब हो रही है, आपके अपने यहां के लोग ही आपसे नाराज चल रहे हैं क्योंकि हमास के कब्जे में बैठे हुए कई इजरायलियों को आप छुड़ा नहीं पा रहे। तब आपको सीज फायर की याद आती है, शांति की याद आती है, स्थिरता की याद आती है, संप्रभुता की याद आती है, और जैसे ही आपका काम निपटता है तो तुरंत हमला कर देते हैं। यह बात ईरान जानता है। फिलहाल इजराइल सरेंडर करने के मूड में है क्योंकि इससे पहले मैंने खबर दिखाई 10 से 15 दिन रह गए, 10 से 12 दिन, 15 तो ज्यादा मैं नहीं बोलती, 10 से 12 दिन रह गए। अमेरिकी रिपोर्ट बताती है सिर्फ इतने ही दिन इजराइल ईरान का सामना कर सकता था। नमस्कार।